बच्चों, संधि के अध्यापन में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं संधि को लेकर के कक्षा 10वीं से लेकर के और प्रतियोगिता परीक्षाओं तक बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इसको लेकर के प्रायः जो विद्यार्थी हैं वो बड़े असमंजस में रहते हैं, एक तुक्का मारने का प्रयास करते हैं। तो आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से जो संधि का अध्यापन है वो कराया जाए, ताकि आपको किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई संधि को की परिभाषा देने में, संधि को पहचानने में ना हो। तो प्यारे बच्चों, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मेल। मेल को संधि कहते हैं। अंत्यंत समीपता के कारण, किनकी अंत्यंत समीपता के कारण? दो या दो से अधिक वर्णों की अंत्यंत समीपता के कारण, दो या दो से अधिक वर्णों की अंत्यंत समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों की समीपता के कारण जो परिवर्तन का ही दूसरा नाम है विकार, उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप अंत्यंत समीपता के आगे दो या दो से अधिक वर्णों की जरूर लिखेंगे। समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण दिया है कपि प्लस में ईस। तो कपि प्लस में ईस, यहाँ पर पै के अंदर जो ई है और ईस की जो ई है, इन दोनों वर्णों की समीपता है। समीपता किसको कहेंगे? जब अन्य वर्णों का व्यवधान बीच में ना हो। तो कपि की जो ई है और ईस की जो ई है, इन दोनों ई के बीच किसी प्रकार के वर्ण का व्यवधान नहीं है, इनकी समीपता है। अतः दोनों ई को मिला करके दोनों ई के स्थान पर एक बड़ा ई हो जाएगा और जो रूप बनेगा वो बन जाएगा कपीश। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपने ध्यानपूर्वक सुननी है, वो संधि में काम आएगी। जितने भी स्वर होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं और जितने भी व्यंजन होते हैं वो आधे होते हैं। और व्यंजनों की जो पूर्णता है वो स्वरों के मिलने से बनती है। स्वर संधि, दो अंत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल आसान। मैंने संधि की परिभाषा दी, दो या दो से अधिक वर्णों की अंत्यंत समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा ये रही, दो या दो से अधिक वर्णों की अंत्यंत समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर स्वर संधि में क्या होता है? इसमें दो अंत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है। स्वर संधि में स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है और व्यंजन संधि में व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन होता है। स्वर संधि का उदाहरण यही है कपि प्लस में ईस, क्योंकि कपि की जो ई है वो भी स्वर है, आगे जो ईस का ई है वो भी स्वर है। तो दोनों स्वरों के मिलने से ई और ई मिलने से दीर्घ ई हो जाता है दोनों के स्थान पर। तो स्वर संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा हो गया? कपीश। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से परे चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, लेकिन व्यंजन में जब विकार हो, व्यंजन में जब परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण दिया है जगत प्लस में ईस। अब यहाँ क्या है? जगत प्लस में ईस, जो तय है उसको तृतीय वर्ण हो जाता है द। जगत प्लस में ईश, रूप बनेगा जगदीश। अब जो हलंत तय था उसको द हो गया। क्यों? क्योंकि ई परे था। तो इसलिए बच्चों, व्यंजन से परे चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, जो व्यंजन में विकार उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिएगा, शद प्लस में मती ही।
सद होता है अच्छा और मति होती है बुद्धि। तो मैं परे आने के कारण जो दै है उसको नय हो जाता है और रू बनता है सन्मति। सबको सन्मति दे भगवान, सन्मति ही। तो दै को नय हो गया, क्यों? मैं परे आने पर। तो व्यंजन का भी और स्वर का भी दोनों का उदाहरण हो गया। अब तक मैंने चर्चा की दो अंत्यंत समीपता के कारण वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर से परे, स्वर आने पर, अर्थात दो अंत्यंत समीपवर्ती स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अग्रिम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा, विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब कैसे होता है? मान लो उदाहरण है नमः प्लस में कारः, नमः प्लस में कारः। नमः से के बाद जो कारः शब्द आया तो जो नमः की विसर्गे थी उनको सह हो गया और रूप बन गया नमस्कारः। तो क्या हुआ? नमः की विसर्गों के बाद क्या व्यंजन आने पर जो विसर्गे हैं उसको सह हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, नमः प्लस में ते, नमः प्लस में ते, तो तय क्या है? व्यंजन है। और जो मैं की विसर्गे हैं उनको क्या हो गया? सह हो गया और रूप बन गया नमस्ते। और उदाहरण देख लेते हैं, कह प्लस में अपि, कह कोई और अपि भी, तो कह की जो विसर्गे हैं उनको क्या हो गया? ओ हो गया और क्या बन गया? को अपि। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो किसके हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जैसा नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आपको ध्यान होगा कि जो स्वर हैं उनके उच्चारण की दृष्टि से तीन वेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ए ई उ री ली। संस्कृत में ये 5 वर्ण जो हैं ये ह्रस्व माने जाते हैं, ए ई उ री, और इनके ही दीर्घ होते हैं और इनके ही प्लुत होते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री से परे, ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री से परे समान वर्ण आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। परिभाषा को फिर से ध्यान से सुनिए। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ और री से परे समान वर्ण आने पर, समान वर्ण का अभिप्राय है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ए और आ है ये एक ही बात है, सिर्फ ए के उच्चारण में द्विमात्रा का समय लगा तो वो आ बन गया। तो ऐसे परे ए आए या आ आए कोई इशू नहीं, चाहे ए आए चाहे आ आए तो आ ही होगा दोनों के स्थान पर। ऐसे ही ई और दीर्घ ई एक ही बात है, मैंने कम समय लगाया ह्रस्व ई बन गई, ज़्यादा समय लगाया वो दीर्घ ई बन गई। इसी प्रकार उ और ऊ भी एक ही बात है और री भी एक ही बात है कि जब ए ई उ री से परे, और कैसी ए ई उ री से परे? जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री से परे ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अर्थात ऐसे परे ए या आए आएगा तो आ हो जाएगा, इसे परे ई या दीर्घ ई आएगी तो बड़ी ई हो जाएगी दोनों के स्थान पर। ऊ से परे ऊ आएगा तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, और री से परे री आएगी तो डबल री हो जाएगी। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्या प्लस में आल्य। बच्चों ध्यान से देखना आपने, विद्या प्लस में आल्य। तो बच्चों यहाँ पर जो द्या है तो द्या में क्या है? आ है, और आगे क्या है? आल्य का आ है। आगे क्या है? आल्य का आ है। तो दोनों आ को मिला करके
एक ही आ बन जाता है और रूप क्या बन जाता है फिर विद्यालय, फिर ये बन जाता है विद्यालय, दोनों आ को एक आ होने से। इसी प्रकार परी प्लस में इक्सा, तो परी की जो ई है और इक्सा की जो ई है, दोनों ई को एक ई हो जाता है और एक ही होने से एक ई का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये बड़ी ई की मात्रा इसको जुड़ जाती है, रूप क्या बन जाता है परीक्षा। उसी प्रकार सुक्ति, सुक्ति का जो शय में हर्षव ऊ है और जो आगे उक्ति का ऊ है, उन दोनों ऊओं को दीर्घ ऊ हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है, एक ये ऊ है और एक उक्ति का ऊ है, दोनों को बड़ा ऊ होकर के बड़ी ऊ की मात्रा जो है सुक्ति में लग जाती है, सुक्ति ही। फिर से बताना चाहता हूँ कि ए ई ऊ री वर्ण से परे समान वर्ण आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है और दीर्घ क्या हो जाता है, एक आदेश हो जाता है। एक आदेश किसको बोलते हैं, दोनों के स्थान पर एक वर्ण के आने को एक आदेश बोलते हैं। उदाहरण पहला दिया विद्या प्लस में आ लिया विद्यालय का, आ प्लस आ को आ हुआ। दूसरा उदाहरण दिया ई प्लस ई का, परी प्लस में इक्षा, दोनों ई के स्थान पर बड़ी ई हुई। तीसरा उदाहरण दिया सु प्लस में युक्ति का, दोनों ऊ के स्थान पर जो दीर्घ ऊ है वो हुआ। तो ए ई ऊ वर्ण से परे समान वर्ण आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है, इसको दीर्घ संधि कहते हैं। अग्रिम देखते हैं बच्चों, अग्रिम है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए वर्ण से परे। अब ए वर्ण से परे कहने का अभिप्राय मेरा आवरण से परे भी है, क्योंकि ए और आ एक ही बात है, मैं पहले बता चुका हूँ। जब ई आए, ई से भी पराई, चाहे दीर्घ ई भी आए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटी ई आए, तो ए वर्ण से परे जब ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। और ऐसे ही ए वर्ण से परे जब ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब बच्चों आप ये मत कहना कि सर आ से परे ऊ आया है, ऐसे परे तो नहीं आया। आ और ए एक ही बात है, आ से परे भी ऊ आ सकता है, छोटा ऊ भी आ सकता है, बड़ा ऊ भी आ सकता है। ए से परे ई आने पर ए हो जाएगा, चाहे आ से परे ई आए तो भी ए हो जाएगा, और ए से परे ऊ आने पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ए से परे अगर री आएगी तो एक तो ऐसे का ऐसा रहेगा और री को रे हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, अगर ए की जगह आ गया और उस तरफ री आ गई, तब आ के स्थान पर भी ए रहेगा, ए और री को हो जाएगा रे, आ ए में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं, राकः प्लस में ईशः, राका प्लस में ईशः। गुण संधि में क्या होता है, राका में जो आ है और जो ईशा का ई है, इन दोनों को ए हो जाता है और वही ए की मात्रा कै पे चढ़ करके राकेश जो रूप है वो बनता है। पर प्लस में उपकार है, रे के अंदर क्या है, ए है, और आगे उपकार का क्या है, ऊ है। अब दोनों को क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, और ओ की मात्रा फिर किस पर चली जाती है, परोपकार है। ऊ का अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि ए ऊ दोनों को हुआ है। इसी प्रकार महा प्लस में ऋषि ही, इसमें क्या था, आ और री, आ से परे री आया था, तो आ के स्थान पर ए हो जाएगा और री को रपरतव हो जाएगा, रे हो जाएगा, आधा रे हो जाएगा। तो मैं है में ये ए मिल गया और ये रे ऊपर चल गई, तो रूप क्या बन गया, रूप बन गया महर्षि। इसका बन गया राकेशः, राका होती है रात, रात का स्वामी राकेश है अर्थात चंद्रमा। पर प्लस में उपकार बन गया परोपकार अर्थात भलाई, और जो तीसरा जो रूप हमारा वो बना, वो क्या बन गया, महर्षि ही। महाप्लस में ऋषि, महर्षि ही। अब गुण संधि में को चयन करते समय बच्चे क्या गलती करते हैं, गुण संधि में ये पक्की बात है बच्चों, या ए की मात्रा मिलेगी या ओ की मात्रा मिलेगी, और या फिर रपरतव मिलेगा, जैसे महाप्लस में ऋषि महर्षि ही, राजप्लस में ऋषि राजर्षि ही। तो आपने किसी भी संधि को अचानक से दीर्घ संधि या वृद्धि संधि नहीं करना है, आपने ध्यान देना है। यदि दीर्घ हुआ है तो दीर्घ संधि है, यदि ए और ओ की मात्रा है या रपरतव हुआ है
तो फिर गुण संधि है। और वृद्धि संधि में और गुण संधि में थोड़ा ये डिफरेंस मिलेगा कि वृद्धि संधि में आई की मात्रा और औ की मात्राएं मिलती हैं, ठीक है। गुण की संधि में ए और ओ की मात्रा मिलती है। अब हम वृद्धि संधि को करते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है, ए वर्ण से परे। अब ए से भी पराई मेरा आ भी रहेगा, हर जगह जहां भी मैं ए बोलूंगा वहां आ भी सोच लेना। जब ए हो, ए से मेरा भी पराई आई भी रहेगा। ए वर्ण से परे ए आने पर दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। ऐसे ही ए वर्ण से परे ओ वर्ण आ जाने पर दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ये ध्यान देना अपने वृद्धि संधि में। ए से परे ए आने पर आई हो जाता है। अब ए की जगह आ भी हो सकता है, ए की जगह आई भी हो सकती है, इनके दीर्घ हो सकते हैं, यानी कि आ से परे आई आने पर भी आई ही होगा। और ए से परे ओ आने पर जो है औ हो जाता है। अब ए की जगह आ से परे औ आने पर भी दोनों के स्थान पर औ ही होगा। मेरा बच्चों कहने का अभिप्राय ये है, ऐसे परे ए आई तो आई होगा ही, यदि ऐसे परे आई भी आए तो भी दोनों के स्थान पर आई होगा, और यदि ऐसे परे ओ आए तो औ होगा ही, यदि ऐसे परे औ भी आए तो भी दोनों के स्थान पर औ होगा। उदाहरण दिए हैं, एक प्लस में एकह, एक प्लस में एकह। अब यहाँ क्या था, जो एकह में अ है और आगे जो ए है, अब इन दोनों को आई हो गया, और आई होने से आई की मात्रा कै पर चली गई, रू बन गया एक आई कह। दूसरा उदाहरण देखें, सदा प्लस में एव, सदा प्लस में एव। अब यहाँ क्या था, आ है, आगे क्या है, ए है, तो आ और ए को मिलकर के क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और रू बन जाएगा सदैव। रूप क्या बन जाएगा, सदैव। श द और आई की मात्रा सदैव। दूसरा उदाहरण दिया है, जल प्लस में ओघः, जो लिखा हुआ है। अब इसमें क्या था, ल के अंदर क्या है, ए, और आगे क्या है, ओघ का ओ, तो ए और ओ दोनों को क्या हो गया, दोनों को औ हो गया, और औ होने से जो औ की मात्रा है वो लय पर चली गई, जलौगः। तो ये वृद्धि संधि का जो है उदाहरण है बच्चों। तो आपने बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। दीर्घ संधि में आपको दीर्घवा मिलेगा, गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिलेगी, वृद्धि संधि में आपको आई की मात्रा सोचते समझते हैं, आई डबल, और औ की मात्रा मिलेगी आपको, औ की मात्रा डबल। तो आपने इनका ध्यान रखना है, जब मैं जो वैकल्पिक प्रश्न दूंगा तो तब इन बातों का आपने ध्यान रखना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यण संधि, यण संधि में क्या होता है, जब भी ई उ री लरी वर्ण से परे, ई उ री लरी वर्ण से परे कोई भी स्वर आता है तो क्रमशः ई को य, उ को व, री को र और लरी को लय हो जाता है। अब चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा हो, चाहे री हर्ष हो चाहे दीर्घ हो, तो इन वर्णों से परे स्वर हो तो ई को य, उ को व, री को र, लरी को लय हो जाता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे इति प्लस में आदि। ध्यानपूर्वक आपने देखना है, इति को अगर मैं तोड़ दूं तो इत, ई और प्लस में आदि ही ऐसा बनेगा, ध्यान दें। तो इस ई को क्या हो गया, यह हो गया। क्यों, क्योंकि आदि का आ ये स्वर है, ये परे था, प्लस से परे था, तो ई को हमने क्या कर दिया, यह, और यह कैसा बनेगा, आधा। तो ई तय आदि है ही, य और यह आधा था, इसलिए इसमें आदि का आ जुड़ गया, आदि ही, तो रूप क्या बन गया, इत्यादि ही। फिर से देखें, त इसको यह हो गया और आगे आदि का आ है जो इसमें जुड़ गया, तो रूप क्या बन गया, इत्यादि ही। ई उ री लरी वर्ण से परे कोई भी स्वर आ जाए तो ई को यह हो जाता है, उ को वह हो जाता है, री को रह हो जाता है, लरी को लय हो जाता है। उ का उदाहरण देखें, सु प्लस में आगतम, तो श में से हम उ को निकाल लेते हैं बाहर, और उ को हमने कर दिया व, और वह भी कैसा, आधा। उस आधे व में आगतम का आ जुड़ करके क्या बन गया, वागतम बन गया, और स आधा है तो क्या बन गया, स्वागतम बन गया।
उसी प्रकार री को र, मातृ की जो री है उसको हमने रे में कन्वर्ट कर दिया। माँ तय आदि है, री को बना दिया रे, और आगे क्या है, अंश है, अंशः। तो क्या हो गया, ये रूप मात्रंश हो गया। रूप क्या हो गया, मात्रंश। तय और रे मिलकर के जो है ये मात्रंश रूप हो गया। उसी प्रकार लरी प्लस में आकृति, लरी को क्या बना दिया, लय। लय भी कैसा, आधा, और लय में वो आ मिल गया, लाकृति ही। तो ये इस प्रकार से रूप होंगे। यण संधि में सामान्य सी बात है, ई उ री लरी वर्ण से परे कोई भी स्वर वर्ण आने पर क्रमशः ई को य, उ को व, री को र, लरी को लय हो जाता है। उदाहरण बच्चों मैंने आपको प्रस्तुत कर दिए। अब है अयादि संधि, जैसा नाम से स्पष्ट है, ए आई ओ औ वर्ण से परे कोई भी स्वर आने पर क्रमशः ए को अय, ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। उदाहरण देखें, ए को अय कैसे होता है, ने प्लस में अनम, तो न के अंदर जो ए है उसको हमने कर दिया अय, और आगे क्या लिखा हुआ है, अनम। तो जोड़ दो, न में ये ए मिल जाएगा, न पूरी हो जाएगी, ये में ये ए मिल जाएगा, ये पूरी हो जाएगी, और नम नयनम। दूसरा उदाहरण, ए को अय होता है, ए का बड़ा रूप है ऐ, तो इसको क्या होगा, आय होगा। उदाहरण दिया है गई प्लस में अक है, तो गै की ऐ को हमने क्या बना दिया, आय बना दिया, गाय, और आगे क्या है, अक है। अब इसको जोड़ दो, गै में आ मिल गया, क्या बन गया, गा, ठीक है। य में ये ए मिल करके यह पूरी हो गई, तो क्या रूप बन गया, गायकः। उसी प्रकार ओ को अव हो जाता है, ओ को क्या हो जाता है, अव हो जाता है। पो प्लस में अनम, तो पै के ओ को हमने अव, पै के ओ को हमने क्या कर दिया, अव कर दिया, अव, वह आधा रहेगा, और आगे क्या है, अनम है, तो जोड़ दो, पै में ए मिल करके पै पूरा हो गया, वह में ए मिल करके वह पूरा हो गया, अर्नम क्या बन गया, पवनम। उसी प्रकार औ को क्या हो जाता है, आव हो जाता है, तो पै के औ को हमने कर दिया आव, और आगे क्या है, अक है, तो जोड़ दो, पै में आ मिलकर के पा, वह में ए मिलकर के वह पूरा, पावकः। तो ये आपकी रही अयादि संधि। ए ऐ ओ औ वर्ण से परे कोई भी स्वर वर्ण आने पर ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। उदाहरण देख लिए, ने में जो ए थी उससे परे ए स्वर है, इसलिए इसको अय होकर के नयनम रूप बना। गे गई में ऐ थी और उससे परे ए स्वर था, इसलिए ऐ को आय हो करके जो गाय का रूप है वो बनेगा। पै के पो ओ से परे ए है, स्वर है, इसलिए ओ को अव हो करके पवनम रूप बनेगा, और औ से परे ए है, इसलिए औ को आव हो करके पावकः जो आग का पर्यायवाची शब्द है वो बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आय, आय, अव, आव हुआ हो तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। जहाँ पर भी ई को य, उ को व, री को र, लरी को लय हुआ हो वहाँ पर यण संधि होती है। और आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि की सही परिभाषा के लिए मैं एक पेज इसके पीछे जोड़ रहा हूँ, आप वहाँ से अपनी कॉपी पर लिखिएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए जो सारा मार्कर के द्वारा जो काम है ये कॉपी पर किया है। और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारी परिभाषाएं समझाई थी, उसी के अनुसार आप परिभाषाओं को एक बार फिर देख लें। स्वर संधि, दो अत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्वर संधि के भेदों की बात है। दीर्घ संधि, ए ई उ री वर्णों के पश्चात समान स्वर आने पर दोनों के स्थान पर जो दीर्घ है वो हो जाता है। और गुण संधि, ए या उ के बाद हर्ष या दीर्घ ई उ या री आने पर उनके स्थान पर क्रम से ए ओ और अर आदेश हो जाते हैं, ठीक है, इसको गुण संधि बोलते हैं। हर्ष या दीर्घ ई उ री लरी वर्ण से परे कोई भी इनसे भिन्न स्वर यदि आ जाता है तो ई के स्थान पर ये उ को व, री को रे और लरी को लय हो जाता है। और ऐसे ही जो है वृद्धि संधि की हमने बात की कि ए या आवरण से परे जो ए ऐ ओ औ वर्ण आने पर इनके स्थान पर जो क्रम से ऐ और औ वर्ण हो जाते हैं, ये वृद्धि संधि कहलाती है। इसी प्रकार जो अयादि संधि थी कि ए ओ औ वर्ण के पश्चात
कोई भी यदि स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। उदाहरण दिए थे, तो आपने यहाँ से अच्छी प्रकार से जो कॉपी में लिख लेना है और इनका नंबरों को, इनके अंकों को आपने पूरा कर लेना है। धन्यवाद।